गए भाई फाइटिंग नर्ड्स। यूएफसी फाइट नाइट पेरिस इस साल का वन ऑफ द बेस्ट फाइट नाइट कार्ड्स में से एक था। मेरे लिए तो ये पूरा फाइट नाइट कार्ड बेस्ट गया अभी तक का, जहां पर पूरे कार्ड में बस 2 ही फाइट्स ऐसी थी जो डिसीजन गई हैं। बाकी सारी फाइट्स में हमें फिनिशेस देखने को मिले। या तो सारी फाइट्स नॉकआउट से ओवर हो रही थी या फिर सबमिशन से ओवर हो रही थी, बट इनके बीच में एक ऐसी फाइट गई है जो फिनिश हुई है बाय लेग किक। प्रीलिम कार्ड में हम देखते हैं कॉई फर्नांडिस अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करता है, वो भी बाय ब्रूटल लेग किक्स, और इसके साथ हर कोई प्रीलिम की फाइट फिनिश हुई है। अमेजिंग कार्ड ये गया है। वेयरएज मेन कार्ड की जो 2 फाइट्स में डिसीजन गया है वो भी काफी अमेजिंग फाइट्स थी, जहां पर विलियम गोमेज बेशक एक फिनिश को नहीं ले पाया, बट वो पूरी फाइट में डोमिनेट करता है अपने ओपोनेंट को। वो बहुत बार क्लोज आ गया था फिनिश करने के। और मेन इवेंट नसरुद्दीन इमामोव और कायो बोहालियो की बात करें तो यहां पर भी फाइट में फिनिश नहीं आता है, बट जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाने लग पड़ी, ये फाइट भी बहुत एंटरटेनिंग बन गई थी। इसी के साथ हमें बिल्कुल एंड ऑफ द राउंड में फाइट ओवर होती हुई दिखती है, जहां पर मोडेस्टस बुकाउस्कस पॉल क्रेग को बीट कर देता है। बट ये जो फिनिश आया है ये बिल्कुल एंड ऑफ द राउंड में आता है, जहां पर राउंड 1 ओवर होने से पहले, वो बेल बजने से पहले बिल्कुल ही एंड में मोडेस्टस बुकाउस्कस पॉल क्रेग के ऊपर एक ह्यूज एल्बो को लैंड करता है। और ये एल्बो लेने के बाद पॉल क्रेग नॉकआउट हो गया था, वो वापस अपनी फीट में खड़ा नहीं हो पाया, तो इसीलिए इस फाइट को वहीं पर ओवर कर देते हैं। और राउंड 1 के बिल्कुल एंड में मोडेस्टस बुकाउस्कस फाइट को विन कर जाता है बाय नॉकआउट। बट इसी के साथ हमें पॉल क्रेग की तरफ से रिटायरमेंट देखने को मिलती है, जहां पर फाइट को लूज करने के बाद वो अनाउंस कर देता है कि ये उसकी रिटायरमेंट फाइट थी। और अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जहां पर दोनों फाइटिंग नर्ड्स अपनी फाइट्स को हार चुके हैं। कायो बोहालियो का तो देखो तब भी लग रहा था कि उसके लिए फाइट को विन करना बहुत मुश्किल है, बट मारिशियो हफी की बात करें तो जिस वे से वो बीट हुए बिल्कुल ही ये शॉकिंग था। और बोल सकते हैं कि बेनवा सैंडिनी ने मारिशियो हफी को फ्रॉड चेक कर लिया है। 0 ग्रैपलिंग भाई। हफी का ऐसा लग रहा था कि उसे आता ही नहीं है ग्रैपल करना, जहां पर पहले ही राउंड में हम देखते हैं कि बेनवा सैंडिनी उसके ऊपर प्रेशर को डाल रहा होता है और हमेशा हेड किक या फिर 1-2 पंचेस थ्रो करने के बाद वो टेक डाउन के लिए जा रहा होता है। और शॉकिंग बात मुझे यहां पर ये लगी, जिससे मैं मारिशियो हफी के ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, और वो था कि अगर तुम नोटिस करोगे तो बेनवा सैंडिनी जिस वे से टेक डाउन्स के लिए जा रहा था वो इतने ज्यादा स्लो और टेलीग्राफ टेक डाउन्स थे, बट फिर भी हर बार मारिशियो हफी उन टेक डाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाया। तो इससे क्लियर पता लगता है कि मारिशियो हफी की ग्रैपलिंग बहुत ही ज्यादा वीक है। और सैडली मुझे यहां पर बोलना पड़ेगा कि बीएसटी ने मारिशियो हफी को फ्रॉड चेक कर लिया है। हफी की वीकनेस अब सबको पता लग गई है, और वो लाइट वेट डिवीजन में, जहां पर मेजॉरिटी फाइटर्स अब ऑलराउंड फाइटर्स बनते जा रहे हैं, तो आने वाली फाइट्स वो जब भी टॉप में आने की ट्राई करेगा उसके लिए हमेशा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अब हर कोई जान चुका है कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। तो आने वाली फाइट्स हफी के लिए जरा भी इजी नहीं रहने वाली है। एक और चीज है, अब वो पता नहीं तुमने फील किया या फिर नहीं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई कि बेनवा सैंडिनी ने जो चोक को लगाया था, जो जरा भी चिन के अंडर नहीं गया था, तो ये बेसिकली फेस क्रैंक था। और बेशक यहाँ पर ये जो फेस क्रैंक था ये थोड़ा सा हार्ड स्क्वीज हो रहा था, बट फिर भी पता नहीं क्यों देखकर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मारिशियो हफी ने बहुत जल्दी टैप आउट कर दिया है। अब ये फेस क्रैंक लगा हुआ था तो पेन में तो हफी डेफिनेटली था, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जितनी वो पेन में था वो थोड़े टाइम तक और सर्वाइव हो सकती थी, और फिर हु नोज, मे बी बेनवा सैंडिनी के मन में आ जाता कि उसके आर्म्स टायर्ड हो सकते हैं, वो अपनी ग्रिप को लूज कर देता या फिर वो पूरे ही चोक को अबैंडन कर देता, बट एकदम से हफी यहाँ पर टैप आउट कर देता है, और पता नहीं क्यों मेरे से ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। इसके साथ यहाँ पर मारिशियो हफी का बहुत ही बुरा गेम प्लान, जिधर फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों में हम ये चीज देखते हैं कि बेशक बेनवा सैंडिनी हफी को ग्राउंड में लेके चले गया, बट फिर थोड़े टाइम के बाद एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर मारिशियो हफी रिवर्स कर देता है और उसके पास टॉप पोजीशन आ जाती है, बट वहां पर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड करने की जगह मारिशियो हफी बहुत ही बुरी चॉइस को पिक करता है, जहां पर वो डिसएंगेज होकर बेनवा सैंडिनी को बोलता है वापस खड़े होने के लिए। फाइटर को मिल चुकी है टॉप पोजीशन, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और उस पर मारिशियो हफी कैपिटलाइज ही नहीं कर रहा है, तो काफी बुरा गेम प्लान ये। बट स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 2 में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आती है हफी से, जहां पर वो अचानक से बेनवा सैंडिनी के ऊपर फ्लाइंग नी को थ्रो कर देता है। मुझे लगा कि ये फ्लाइंग नी पूरी कनेक्ट हुई और बेनवा सैंडिनी नॉकआउट होने वाला है, बट एक्चुअली में होता ये है कि हफी ने ये जो फ्लाइंग नी को थ्रो किया था, इसका सबसे पहला इंपैक्ट बेनवा सैंडिनी के शोल्डर पे पड़ता है, और फिर जाकर उसके फेस में ये नी पड़ती है, तो मेजॉरिटी जो इंपैक्ट था वो शोल्डर ही
ही ले लेता है, इसीलिए बेनवा सैंडिनी रॉक तक भी नहीं होता है। बट ये चीज जब मैं लाइव देख रहा था तो मैं शॉक था कि बेनवा सैंडिनी नॉकआउट कैसे नहीं हुआ। इस नी के बाद सब कुछ डाउनहिल चले जाता है हफी के लिए, जहां पर वो टेक डाउन होता है, एकदम से बीएसटी उसकी बैक को ले लेता है और फिर थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि बेनवा सैंडिनी हफी के ऊपर रियर नेकेड चोक लगाने की ट्राई कर रहा होता है। अब यहाँ पर उसका आर्म जरा भी नेक के अंडर नहीं जाता है, बट फिर भी यहाँ पर बीएसटी लेट गो नहीं करता है और वो फेस क्रैंक को ही स्क्वीज करने लग पड़ता है काफी, और इवेंचुअली हम देखते हैं मारिशियो हफी टैप आउट कर देता है। मे बी मैं यहाँ पर बिल्कुल गलत हूँ, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, पता नहीं अंदर से मुझे फीलिंग आई कि जितनी पेन में हफी था वो थोड़ी सी वो और ज्यादा सरवाइव कर सकता था। फिर हु नोस की क्या होता, बट वो वहीं पर टैप आउट कर देता है। तो बेनवा सैंडिनी से ये बहुत बड़ी विन है, क्योंकि इस फाइट में उसे हर किसी ने काउंट आउट कर लिया था और मेजॉरिटी लोगों ने सोचा था कि हफी उसे नॉकआउट करने वाला है। बट अनलाइक डस्टिन पोरियर की फाइट, जहां पर बेनवा सैंडिनी रश इन कर जा रहा था पागलों की तरह, यहाँ पर बीएसटी प्रॉपर गेम प्लान को फॉलो करता है। वो बार बार हफी को टेक डाउन करता है, जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, और काफी इंप्रेसिव वे से फाइट को ओवर भी कर देता है। अब इसके बाद मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर ये पूरी फाइट 5 राउंड जाती है, बट थ्रू आउट ऑफ द फाइट हम कुछ ऐसे पैटर्न्स को देखते हैं जो जरा भी चेंज नहीं हुए, और एंड में नसरुद्दीन इमामोव फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। नसरुद्दीन इमामोव यहाँ पर 3 राउंड्स तो बहुत ही इजीली विन किया है, वेयरएज थर्ड राउंड और 5th राउंड की बात करें तो बेशक ये राउंड्स थोड़े से क्लोज राउंड्स थे, बट फिर भी इन दो में से एक राउंड तो नसरुद्दीन का बनता ही है। और फाइट देखते टाइम भी मुझे ऐसा लगा कि नसरुद्दीन इमामोव या तो 4 राउंड्स को विन किया है या तो वो सारे ही राउंड्स को विन किया है। पूरी फाइट में नसरुद्दीन बहुत ही ज्यादा फास्ट था, और स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में तो कायो बोहालियो को ये तक नहीं पता लग रहा था कि वो नसरुद्दीन के ऊपर अटैक कैसे करे या फिर उसे काउंटर कैसे करे। इमामोव की स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि जब भी कायो बोहालियो उसके ऊपर कोई पंच को लैंड करने की ट्राई कर रहा था तो एकदम से उसे रिटर्न में नसरुद्दीन के 2 to 3 पंच कॉम्बिनेशंस को खाना पड़ रहा था। और इसीलिए वैसे तो पूरी फाइट में, बट स्पेशली पहले के 2 राउंड्स की जब बात आती है तो कायो बोहालियो बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर वो डिस्टेंस को क्लोज करता है तो नसरुद्दीन इतना ज्यादा फास्ट है कि वो नसरुद्दीन से बिना काउंटर हुए तो नहीं बच पाएगा। इसके साथ जो कोई भी मेंशन नहीं कर रहा वो था नसरुद्दीन इमामोव का काफी सॉलिड टेक डाउन डिफेंस, जहां पर कायो बोहालियो उसके ऊपर मल्टीपल टेक डाउन्स का अटेम्प्ट करता है, बट एक बार भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ओवरऑल नसरुद्दीन इमामोव ने बहुत अच्छी फाइट की है, उसके कार्डियो ने भी बहुत अच्छा होल्ड किया, गिवन दैट कि वो पूरी फाइट में अपने ओपोनेंट को प्रेशर कर रहा था, और काउंटर एबिलिटी तो उसकी बहुत ज्यादा फास्ट रही है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कुछ पैटर्न सेम थे, तो पहले की 3 राउंड्स में हम नोटिस करते हैं कि नसरुद्दीन इमामोव ज्यादा रिलाई कर रहा था अपने काउंटर एबिलिटी में, जहां पर जब भी कायो बोहालियो ये डिसाइड कर रहा था कि वो फाइट को डर्टी बनाएगा, वो अब डिस्टेंस को क्लोज करके ट्राई करने वाला है पंचेस को लैंड करने की, तो बेशक अगर यहाँ पर कायो एक पंच को लैंड कर रहा था तो नसरुद्दीन बहुत ही ज्यादा स्पीड से काउंटर करते हुए 2 से 3 पंचेस को थ्रो कर दे रहा था, और ये चीज पूरी फाइट में हम देखते हैं, बट पहले की 3 राउंड्स में बहुत ही ज्यादा एविडेंट थी ये, वेयरएज लेटर एंड ऑफ द पार्ट या फिर चैंपियनशिप राउंड्स में हम देखते हैं कि अब नसरुद्दीन खुद भी अपने शॉट्स को पहले थ्रो करने लग पड़ा था। और इसका बहुत अच्छा रीजन है कि नसरुद्दीन ने अपने कोचेस को काफी अच्छे से सुना, उनके गेम प्लान को काफी अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि नसरुद्दीन के कोचेस ने उसे डायरेक्टली ये बोल दिया था कि वो कायो बोहालियो से इतना ज्यादा फास्ट है कि अगर वो अपनी काउंटर एबिलिटी पे भी रिलाई नहीं करता है बल्कि खुद पहले अपने शॉट्स को थ्रो करता है तो कायो बोहालियो को पता भी नहीं चलेगा और वो उसे काउंटर नहीं कर पाएगा। तो गेम प्लान तो सही था, पर जिस वे से नसरुद्दीन ने गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया है वो इस पूरे फाइट की सबसे बेस्ट चीज थी, जहां पर बहुत ही जल्दी नसरुद्दीन डिस्टेंस को क्लोज कर रहा होता है, वो अपने पंचेस को थ्रो करके बहुत जल्दी इन एंड आउट चले जाता है, और इसी स्पीड की वजह से मल्टीपल टाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि नसरुद्दीन कायो को क्रैक कर रहा है, उसे स्टन कर रहा है, और जब कायो की बारी आ रही थी उसे काउंटर करने की तो वो बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी नसरुद्दीन वापस जा चुका है डिस्टेंस में। अब राउंड 3 और राउंड 5 दो ऐसे राउंड्स थे जहां पर कायो ने थोड़ी सी फाइट को पुट ऑन किया है, जिधर इन राउंड्स में वो यहां पर थोड़ी सी केयर करना बंद कर देता है कि नसरुद्दीन उसके ऊपर क्या थ्रो कर रहा है, बल्कि वो ये फोकस करता है कि वो फाइट को और ज्यादा डर्टी बनाने की ट्राई करेगा, और इसीलिए दोनों ही राउंड्स में हम देखते हैं कि कायो को सक्सेस मिलने लग पड़ती है, जहां पर इन दोनों राउंड्स में कायो के वो 1-2 स्ट्रेट पंचेस, जिधर वो जैब को थ्रो करने के बाद एकदम से अपने स्ट्रेट पंच को थ्रो कर दे रहा था, तो ऐसे पंचेस लैंड हो रहे थे। बट फिर भी ये वाले राउंड्स भी ऐसे थे जहां पर नसरुद्दीन ने भी खुद बहुत अच्छे से फाइट की है। तो एंड में हम देखते हैं कि राउंड 3 और राउंड 5 भी जहां पर समवट कायो बोहालियो को थोड़ी सी सक्सेस मिली है, बट ये वाले राउंड्स भी बहुत ज्यादा क्लोज गए। सो ओवरऑल
ओवरऑल काफी टेक्निकल रहकर और एक प्रॉपर गेम प्लान को फॉलो करके नसरुद्दीन इमामोव कायो बहाली को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन और अब वो बन चुका है एक लेजेंड नंबर 1 कंटेंडर जिसके बहुत ज्यादा चांसेस बन गए कि उसी की नेक्स्ट फाइट होने वाली है मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव के साथ। अब थोड़े टाइम के बाद हम जानते हैं कि रेनियर डिलिडर और एंथनी हर्नांडेज की भी फाइट होने वाली है, बट उन दोनों में से जो विन करेगा उसे बहुत ही इंप्रेसिव वे से फाइट को विन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव ये कर रहा हूं और रैंकिंग वाइज भी अगर हम देखें तो मेरे लिए तो हम नसरुद्दीन सॉलिडिफाई कर चुका है कि उसे ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अब 4 में से 3 फाइटिंग नर्ड्स हार चुके हैं और थोड़े ही दिन के बाद हमें जीन सिल्वा देखने को मिलने वाला है, जहां पर उसकी भी फाइट एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि एकदम से वो एक काफी हाई लेवल फाइटर डिएगो लोपेस के साथ फाइट करने वाला है। तो वो फाइट भी एक काफी टफ फाइट हो सकती है और देखने वाली बात होगी कि क्या फाइटिंग नर्ड्स में से जीन सिल्वा अनडिफीटेड रहता है या फिर वो बाकियों की तरह हारने वाला है।